तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे प्रीलिम्स में बचे हुए हैं केवल और केवल 20 दिन और आपसे कुछ ऐसे सवालों की बात करते हैं जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगने वाला है। और इतने बड़े बड़े आपके क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं डायरेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं 89 से, और यहाँ पे मैं आपसे लॉजिक और ट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, 20 डेज में वही क्वालिफाई कर सकता है जो कि 1.5 ईयर से या 2 ईयर पे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया हो, इतने दिन की पढ़ाई करी हो, एंड ही हैज़ क्वाइट गुड नॉलेज अबाउट द स्टैटिक्स। और उसी के साथ आपको एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ना ही है, ये आप सभी लोगों को पता है, और सारी वीडियो बनाई हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं आज क्वेश्चन से हम। तो यहाँ पे आपका 89 क्वेश्चन है, 2020 का है ये, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 2020 से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड, जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके रेफरेंस से ये बात कर रहा है। इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, किसके कल्टीवेशन में? शुगर केन की बात हो रही, ठीक है। अब आपको ऐसा किस सोर्स में मिलता है कि जहाँ पे शुगर की खेती करना बताया जाए? ये तो कोई नहीं बता सकता, ये कोई किसी को पता भी नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सस्टेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड विथ बड चिप सेटलिंग। तो ये कह रहा है कि जो एक सस्टेनेबल सेविंग होता है सीड मटेरियल में, वो क्या किससे बनाया जाता है? मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी। जब उनकी बड चिप सेटलिंग्स होती हैं, यानी जो आपको पता है कि अगर गन्ने देखेंगे तो गन्ने को पहले छोटे 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 पार्ट्स में काटा जाता है, उसको सेटलिंग कहते हैं, और उसको चिप्स के फॉर्मेट में यानी छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्मेट में काटा जाता है। तो वही कह रहा है, पहले उसको रेज किया जाता है नर्सरी में, फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन फील्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि मेन फील्ड में उसके बाद काटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे सीड लेके जाके ऐसे बोदो हो गया, आपका सोइंग हो गया। फिर व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, और जब उन सेट्स की डायरेक्ट प्लांटिंग की जाएगी, यानी इन केस अगर वो डायरेक्ट प्लांटिंग की जाती है ऑफ सेट्स, यानी वो सेटलिंग की इज डन, द जर्मिनेशन परसेंट इज बेटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जर्मिनेशन परसेंट बेटर हो रहा है। तो पहले हम चारों पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, सस्टेंशियल सेविंग हो गया, अब याद रखिएगा बट चिप सेटलिंग आर रेज्ड, पहले रेज किया जाता है, पहले स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए और डायरेक्ट ही उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, ले जाके ऐसे ज़मीन में लगा दिया जाए, तो वो क्या होगा? विद सिंगल बडेड सेट्स एज कम्पेयर टू सेट्स विद मेनी बडेड, यानी उसको एक एक करके लगाया जाए दो से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेटर क्या होगा? जर्मिनेट करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। फिर थर्ड क्या कहता है? इफ़ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल, और यदि बैड वेदर आ जाता है यानी मौसम सही नहीं रहता, व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, जब सेट डायरेक्टली प्लांट होते हैं तो जो सिंगल बडेड होता है सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स। यानी ये कह रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात, पहला फोर्स भी हम पढ़ लेते हैं पहले। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं जो सेटलिंग, उनसे बनाया जाता है। अब इसमें देखिए, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो ऑप्शन में देखते हैं, 1 2 है, 3 है, फिर 1 4 है, और 2 3 4 है। अब यहाँ पे एक बात क्या कह रहा है? पहला तो कह रहा है बड चिप सेटलिंग होगी, पहले उसको नर्सरी में लेके जाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? हम ट्रांसप्लांट करेंगे ले आके फील्ड में। दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल बड को, यानी एक ऐसा चिप लिया, एक उसका पार्ट लिया, इस इतना बड़ा काट के उसको ले जाके आपके फील्ड में जो है उसको शो कर दिया। जैसे इतना बड़ा लिया ये ऐसे, और इसको ले जाके ऐसे शो कर दिया, ठीक, यानी बो दिया आपके फील्ड में। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ये ग्रो करेगा। अगर इसमें देखिए, ये तीन तीन लिया मैंने, एक तीन का सेट लिया, एक अकेले का सेट लिया, एक सीड ले ली इतनी बड़ी। अब मैंने इसको बोया है और इसको बोया है, तो ये कह रहा है कि ये वाला ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो करेगा, ये नहीं करेगा। फिर आगे क्या कह रहा है? अगर बैड वेदर होता है, यहाँ पे बारिश हो जाती है या फिर कुछ भी आ जाता है, सूखा पड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बेटर सर्वाइवल, तो ये एक वाला है, इसमें बेटर सर्वाइवल होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं पे 3 सीड्स हैं और कहीं पे एक सीड हमें देखने को मिलेगा, तो बारिश वगैरह आएगी तो एक सीड के मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे या 3 सीड के मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे? तो आप कहेंगे हो सकता है कि दो एक आध बच जाए उसमें से, और ऐसा हो सकता है एक वाला तो एक मरने की संभावना ज़्यादा होती है। कहते हैं ना, एक से भले दो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, थर्ड गलत हो गई। अब हमारी जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत लग रही है हमें, तो हम यहाँ से ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हटा देंगे। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा 1 तो सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन मेकिंग फर्स्ट राइट, जस्ट लेट मी शो। ओके, so here you can see that first statement is
करेक्ट। और फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारी करेक्ट है तो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि पहले उसको नर्सरी में उगाया जाता है। तो नर्सरी में उगाया जाता है, अब नर्सरी में उगाया जाएगा और फिर या तो ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, या तो 2 सही होगा, अब या तो 4 सही होगा, यानी हमारे पास सिर्फ 2 और 4 के ऑप्शंस हैं। अब 2 में देखते हैं। 2 में कह रहा है कि डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सीड इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर विद द सिंगल बडेड सेट्स एज कम्पेयर टू द मेनी बर्ड्स। और ये भी वही बात कर रहा है कि एक बर्ड होगा तो उसका ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे ग्रो करने के कई बर्ड से। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर आप कहीं पे एक सीड लगाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी या ज़्यादा सीड लगाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी? एक बार ऐसा सोच के देखिए कि उसमें अगर एक ख़राब हो गया, एक ये हो गया। कहीं कहीं केसेस में ऐसा होता है कि सिंगल प्लांट, अब जैसे बड़ा कोई पेड़ लगा रहे हैं आप, कोई बड़ी सी आप आम का पेड़ लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, उसमें पास पास में कर देंगे तब तो प्रॉब्लम होगी, वो ग्रो करेगा फिर उसको स्पेस नहीं मिलेगा, दोनों चिपक जाएंगे, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये सब क्रॉप्स हैं, ये छोटे छोटे हैं, तो इसमें अगर ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है एक फेल कर जाए, वो हो जाए। यानी हमारा दूसरा है। फिर इसमें क्या कहते हैं कि शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। और ये कह रहे हैं कि सेटलिंग्स बनाई जाएंगी और वो टिश्यू कल्चर के साथ, टिश्यू कल्चर से भी किया जा सकता है। और यहाँ सेम हमें क्या देखने को मिल रहा है, बट चिप सेटलिंग, यानी सेटलिंग के बारे में ऊपर भी बात हो रही है, सेटलिंग के बारे में यहाँ भी बात हो रही है, और ये इससे हमें मिलता जुलता नज़र आ रहा है। तो हमें ज़्यादा चांसेस कौन से लगते हैं, 4 का लगता है। यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें बेटर क्या लगेगा, ऑप्शन हमारा ये वाला लगेगा। कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन, हमें सी वाला लगता है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। यानी एक में मैं तो आपको ऐसे आराम आराम से बता रहा हूँ, 6 मिनट लग रहे हैं कि इसको ऐसे माइंडसेट आपको डेवलप करना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की बात हो रही है हमारे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग in India, which of the following are considered to be practices of इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जो कि इको फ्रेंडली हो। तो चलिए अब हम सब के बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा और अपने दिमाग से सोचते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सोचते हैं कि पहले तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, यानी क्रॉप हो गया डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग होना। तो आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टैटिक पहले आपके लिए ज़रूरी है, स्टैटिक आप पढ़िए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, रीस और वीट, ये राइस और वीट वाला, रीस नहीं, राइस और वीट वाला जो कल्चर चल रहा है ये क्या है। तो ये चीज़ तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिफाई करना है, लेग्यूम्स भी लगाने हैं राइस वीट कल्चर के साथ, हमें ग्राम्स भी है, लेंटिल्स भी उगाने हैं, मेजेस भी उगाने हैं, जो आपकी ऐसी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती हैं वो भी लगाना है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंप किया जा रहा है, एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। दैट्स द रीज़न वाई वहाँ पे सॉइल की एल्कैलिटी बढ़ रही है, वो एल्काइल नेचर का हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है ना, और फर्टिलिटी डाउन हो रही है। तो डाइवर्सिफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे हम लगाएंगे, लेग्यूमिनस ट्रीज़ लगाएंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाएंगे, जिसमें राइजोबियम होगा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, यानी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना है। तो ये तो इको फ्रेंडली हमें लग रहा है। ठीक है, फिर लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, लेग्यूम लगाएंगे, लेग्यूम लगाएंगे तो क्या होगा, लेग्यूम से नीचे उसमें बैक्टीरिया राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं, अरहर आपने देखा होगा, तो उसके जड़ में आएंगे, वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो वही हो गया। फिर ये एक आता है, अब हमारे पास 1 और 2 है, यानी 1 और 2 हमें इन 2 ऑप्शंस में मिल रहे हैं, या तो 1 2 3 और 3, तो इसका मतलब ये 3 है ही। टेंसियोमीटर यूज़, अब टेंसियोमीटर तो पता नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा आपने, टेंसियोमीटर यूज़ क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में जानकारी नहीं है, और आप भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा इसके बारे में, टेंसियोमीटर क्या होता है। अब टेंसियोमीटर क्या होता है, इसके आगे जाएंगे, और हो सकता है आपने कभी पढ़ा भी हो, कहीं भी देखा भी हो, तो उस टाइम पे याद नहीं आता यार सही है कि गलत है। ठीक, तो लेकिन हमारा क्या हो गया, दोनों ऑप्शन में थर्ड दिया गया है, तो हम मान लेते हैं थर्ड वाला सही है। अब बचता है क्या 4 सही है, क्या 4 गलत है। अब यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल फार्मिंग की। वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली हो सकता है या नहीं हो सकता है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, देखिए वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग में जैसे आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक कुछ ऐसी फार्मिंग, ऐसी टेक्निक होगी जो जिसमें वर्टिकली होगी। आपने सुना होगा कि यार ये खेत होता है, खेत में तो ऐसे हॉरिजेंटल होती है क्रॉप। ये वर्टिकल फार्मिंग किस चिड़िया का नाम है,
तो अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है। तो आप ये सोचिए कि वर्टिकल फार्मिंग का मतलब है कि उसमें जो है ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, किसी एक क्रॉप के ऊपर वर्टिकली कोई और चीज़ पैदा की जा रही है, जिसमें आपकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी आ सकती है कि मान लीजिए ऊपर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जिसमें वो रखी हैं, छोटी छोटी मुर्गियाँ रखी हैं और बकरियाँ रखी हैं, उनकी जो बीड्स आ रही हैं नीचे वो पॉन्ड में गिर रही हैं, पॉन्ड में गिर रही है तो यहाँ से मछलियाँ खा रही हैं। या फिर हो सकता है कि उसको ले जा करके ऊपर ऐसे देखेंगे उसकी जो वेस्ट है ये यूटिलाइज कर रहा है, तो ऐसे वर्टिकल फार्मिंग होती है, यानी ऊपर से नीचे, यानी जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को दे रहा है। और या फिर ऐसा हो सकता है वर्टिकल से एक चीज़ और हमारे दिमाग में आती है, मैं ये बता रहा हूँ एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन जो है, ऐसे सोचेंगे कैसे वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है। तब एक तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक ऐसे प्लांट रखा गया है, इसके ऊपर कोई ऐसा रैक सा बनाया गया है और रैक के ऊपर और प्लांट है, रैक के ऊपर और प्लांट है, वर्टिकल फार्मिंग हो गई। ठीक, इसमें स्पेस भी कम लगेगा, लेकिन इसमें स्पेस तो कम लग सकता है, ठीक है, इसमें फ़ायदा भी हो रहा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। इको फ्रेंडली कैसे होगा, वहाँ पे जो जो यूजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, इरिगेशन के लिए हमें फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी। तो ये चौथा तो हमें गलत लग रहा है भाई साहब। तो हम ये देखिए 1 2 3 करते हैं और हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो जाता है और हम ए ऑप्शन के लिए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही होता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं। अब आपकी सी सेट की बात करता हूँ, सी सेट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, सी सेट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्रीहेंसन, और कॉम्प्रीहेंसन करने के बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंसन में आपके कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड मिलेंगे, आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर जो PYQs हैं कॉम्प्रीहेंसन के, उनके एनालिसिस देख लीजिए, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अगर मीडियम लेवल का भी है रीडिंग कैपेबिलिटी फिर भी आप कर ले जाएंगे। दूसरी चीज़ रियल नंबर, रियल नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और एक और इसमें है डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी बहुत ही सिंपल आता है, आपको सारे PYQs कर लेने हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो 4 क्वेश्चन करने के बाद उसमें आपको पता होगा कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड है रियल नंबर से आ गया और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा और दे दिए जो कि आप समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए। 4 नंबर करेंगे तो 8 नंबर ये हो जाएगा ना, और 2 नंबर और, यानी 2.5 नंबर का होता है, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और रियल नंबर कर लेंगे अगर आप PYQs पूरे सॉल्व कर लीजिए तो 17-18 क्वेश्चन रियल नंबर से आते हैं, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ आप ईजिली जो है 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 7-8 क्वेश्चन। तो 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 4 और जोड़ दीजिए 20 ये हो गया, यानी आपके 30 मार्क्स हो गए। अब 30 मार्क्स आपको चाहिए 66 मार्क्स। इसमें से आपकी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं 17-18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। और उस रीजनिंग में से 5 तो आप इजीली कर ले जाएंगे, PYQ किए रहेंगे। तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर ये मिल गया, 10 + 2.5 यानी 2.5, 12.5 हो गया, यानी आपके 42.2 नंबर ऐसे ही हो गए आपके मैथ से। और बचा आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में